जब माटी की आन पे बंदूकें उठ जाती हैं, तब नालों से गोलियां नहीं कहानियां लिखी जाती हैं। एक दौड़ थी पदक की, एक बिहड़ का साया था, वो बागी था या डाकू था, ये कौन समझ पाया था। बागी या डाकू, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनके बीच का महीन फासला चंबल की घाटियों जितना गहरा और घुमावदार है। बागी वो जो व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाए और डाकू वो जो लोगों को लूटे, अपना खौफ फैलाए। लेकिन जब एक ही इंसान में ये दोनों छवियां बसती हूं तो उसे क्या कहेंगे। बेंग घुमक्कड़ की टीम इन सवालों का जवाब जानने के लिए निकल पड़ी है चंबल। आज एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसके नाम से फूलन देवी, मलखान सिंह जैसे दुर्दांत दस्यु भी कांपने लगते थे। नाम था पान सिंह तोमर। एक ऐसा नाम जो भारतीय सेना के रिकॉर्ड्स में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, लेकिन उसी नाम को मध्य प्रदेश की पुलिस अपने क्राइम रिकॉर्ड में काले अक्षरों में लिखती है, उसे खूंखार मानती है। हम इस वक्त चंबल में मौजूद हैं। कहते हैं कि यहाँ के पानी में एक आग है और यहाँ के पानी को पीकर या तो लोग बागी बन जाते हैं या कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे देश और दुनिया में उनका नाम रोशन हो जाता है। हम एक ऐसे ही शख्सियत की कहानी को जानने के लिए चंबल के एक गांव भिदौसा पहुंचे, जिसने इस गांव से निकलकर चलने की उम्र में दौड़ना सीखकर भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। उसने 7-7 गोल्ड मेडल जीते। वो भारत को एशियाड का चैंपियन बनाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी खासी जिंदगी गुजारे, लेकिन वक्त को कुछ और मंजूर था। मरने के 44 साल बाद वो आज भी इस गांव में जिंदा है। उसकी बगावत ऐसी कि बड़े बड़े तुर्रम खां उसके नाम से कांप जाते थे। पूरा सिस्टम अकेले हिला देता था। जिस दिन उसने अपने हाथों में बंदूक थामी, समझिए उसी दिन उसकी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। हम इस वक्त मौजूद हैं पान सिंह तोमर के गांव भिदौसा में। ये कहानी एक नेशनल चैंपियन एथलीट के चंबल के सबसे खतरनाक डाकू बनने की है। लेकिन क्या पान सिंह तोमर वाकई में एक दस्यु था या अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला एक बागी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां पान सिंह की दौड़ शुरू हुई थी। दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर गांव भदौसा। पान सिंह तोमर की जिंदगी के दो पहलू हैं। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें सिर्फ उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। उसने देश और अपने गांव का नाम रोशन किया, और उसी की जिंदगी का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें उसके आतंक और उसके खौफ की कहानी है। हम जहां मौजूद हैं ये आसन नदी कहलाती है, और इसी आसन नदी के उस पार पान सिंह तोमर ने एक मंदिर बनवाया था, मां मनसा देवी का मंदिर। वो धर्म कर्म को बहुत गहराई से मानता और समझता था। फिर ऐसी क्या नौबत आई कि उसने हाथों में बंदूक थाम ली। पान सिंह तोमर की कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ की मिट्टी जितनी उपजाऊ थी उतनी ही विवादित थी यहाँ की जाति या दावतें और जमीनी विवाद। इसी गांव में एक नौजवान था पान सिंह, जिसकी रगों में खून के साथ दौड़ने का जुनून भी बहता था। लेकिन गांव की राजनीति और दबंगों का आतंक उसके सपनों के आड़े आ रहे थे। पान सिंह ने देखा कि गांव में सम्मान से जीने के बस दो ही रास्ते हैं, या तो अपने पास बहुत ताकत हो या फिर बदन पर वर्दी हो। पान सिंह ने दूसरा रास्ता चुना, वो सेना में भर्ती हो गया। पान सिंह तोमर को फौज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन उन्हें भूख बहुत लगती थी। 6 फुट की कदकाठी। किसी ने तभी बताया कि स्पोर्ट्समैन को भरपेट खाना मिलता है। अक्सर ये कहा जाता है कि एक फौजी को उसकी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए एक आम आर्मी मैन के तौर पर उन्हें बहुत कम खाना मिलता था। लेकिन जैसे ही वो स्पोर्ट्समैन बने, उन्हें 6 रोटियों से ज्यादा रोटी मिलने लगी।
और यही पान सिंह तोमर को बहुत पसंद आ गया। बचपन से ही दौड़ने का शौक था। धीरे धीरे उनका दाखिला हुआ रुड़की स्पोर्ट्स एकेडमी में और वहां से वो आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों की नजर में आ गए। देखते ही देखते मिल्खा सिंह भी उनके फैन हो गए। वो स्टीपल चेज के इतने बड़े मास्टर हो गए कि उसी दिन आर्मी ने तय कर लिया कि इस बच्चे को हम नेशनल चैंपियनशिप में भेजेंगे। सेना की सख्त ट्रेनिंग ने पान सिंह के अंदर के एथलीट को तराश दिया। उसकी दौड़ने की अद्भुत क्षमता को पहचान लिया। पान सिंह को भेजा गया एथलीट बनने के लिए और फिर पान सिंह ने दौड़ना शुरू किया। वो ऐसा दौड़ा कि फिर कभी रुका ही नहीं। स्टीपल चेज यानी बाधा दौड़ उसका जुनून बन गया। एक के बाद एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए पान सिंह तोमर भारतीय सेना और देश का गौरव बन गया। 1950 और 60 के दशक में पान सिंह तोमर का नाम भारत के बेहतरीन एथलीटों में गिना जाने लगा। फिर आया साल 1952 का। भारत के लिए एक बड़ा मौका था। जापान के टोक्यो में एशियन गेम्स चल रहे थे। भारत की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा पान सिंह ही था। उसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में होती थी और माना जा रहा था कि जीत उसकी ही होगी, लेकिन वो हार गया। इस हार की वजह हैरान करने वाली थी। पान सिंह को बिना जूते के दौड़ने की आदत थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी, चाहे वो प्रैक्टिस का मैदान हो या फिर कोई मुकाबला, कभी जूते नहीं पहने। जूते पहनकर दौड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एशियन गेम्स के नियमों के मुताबिक उसे जूता पहनना जरूरी था। ये नियम ही पान सिंह की हार की सबसे बड़ी वजह बन गया। इसके बाद भी उसने भारत के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया। तिरंगे की शान के लिए दौड़ा। साल 1949 से लेकर 1979 तक फौज में नौकरी की। फौज की नौकरी करते हुए 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज रेसिंग का चैंपियन बना। लेकिन जिस देश के लिए वो दौड़ रहा था, उसी देश के एक छोटे से गांव में उसके परिवार की जमीन और सम्मान दोनों को रौंदा जा रहा था। जब पान सिंह छुट्टियों में गांव आया तो उसे पता चला कि उसके भीतर की जमीन पर उसके ही पट्टेदारों ने कब्जा कर लिया है। एक फौजी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती थी कि वो देश की सीमाओं की रक्षा तो कर ले, लेकिन अपने घर की मेड़ भी ना बचा पाए। इसी मिट्टी की रक्षा की सौगंध खाई थी पान सिंह तोमर ने जब वो सेना में भर्ती हुए। लेकिन सेना के सूबेदार को हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो दस्यु कैसे बने, उसके पीछे की वजह यही जमीन है जिस जमीन पर हम मौजूद हैं। यही मिट्टी है। ये करीब 2.5 एकड़ का पूरा एरिया था, जिसमें 1.25 एकड़ पान सिंह तोमर के हिस्से आया था और 1.25 एकड़ उनके चाचा के हिस्से आया था। और इसी जमीन के टुकड़े की वजह से विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इतना लंबा चला कि सेना के सूबेदार को चंबल का डकैत बनना पड़ा। दरअसल पाना यानी पान सिंह और उसके चाचा के पास कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी, जिसमें दोनों का हिस्सा बराबर का था। दोनों के पास 1.25 बीघा जमीन थी। एक बार पान सिंह के चाचा को पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपनी और पान सिंह की पूरी 2.5 बीघा जमीन गांव के 2 ताकतवर लोगों बाबू सिंह और जंडेल सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी। बाबू सिंह और जंडेल सिंह दोनों पान सिंह तोमर के रिश्ते नाते वाले लोग ही थे। कुछ समय बाद बाबू सिंह तोमर ने उस पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया और पान सिंह के चाचा को खेती करने से रोक दिया। ये बात जब नौकरी छोड़कर गांव लौटे पान सिंह को पता चली तो उसने तुरंत एक पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला किया कि पान सिंह और उसके चाचा बाबू सिंह का सारा कर्ज चुका देंगे और जमीन वापस ले लेंगे। पान सिंह इस फैसले पर राजी हो गया, लेकिन बाबू सिंह तोमर जमीन वापस देने को तैयार नहीं था। गांव पहुंचकर पान सिंह ने कानून का रास्ता अपनाया। वो थानों के चक्कर काटता रहा। जिले के आला अफसरों से मिलकर थक चुका था। डीएम से भी गुहार लगाई। गांव के डीएम के कहने पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फिर से वही फैसला दिया कि बाबू और जंडेल सिंह के पैसे चुकाकर पाना अपनी जमीन वापस ले लेगा, लेकिन बाबू सिंह फिर से मुकर गया। उसके बाद जो हुआ उसने सारा इतिहास बदल कर रख दिया। सेना का एक ऐसा सूबेदार जिसको सारे अधिकारी बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, समझते थे, उसकी तारीफ करते थे। गांव में जिसको लोग एक अच्छा लड़का, एक अच्छा जवान मानते थे, जिसे पाना या सूबेदार के नाम से पूरे गांव में जाना जाता था, उसकी दुनिया बिखर गई थी। हुआ यह था कि गांव के ही कुछ दबंग इस घर में आए और पान सिंह तोमर की माताजी को बंदूक की बट से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया।
माताजी उस दिन अपने बेटे से एक कसम ले बैठी कि अगले सूर्योदय से पहले दुश्मनों का हिसाब चाहिए, और फिर उसी दिन सिर पर कफन बांधकर पान सिंह तोमर बागी बनकर इस आंगन से निकले, कभी लौटकर नहीं आए। बेटा, मेरी कसम है तुझे। मां ने कसम दी तो बेटा पाना का खून खौल उठा। अब तक जिन हाथों ने देश के दुश्मनों का सीना छलनी करने की खातिर बंदूक उठाई थी, अब उन्हीं हाथों ने अपने मां के गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने की खातिर बंदूक उठा ली। बीहड़ का एक अपना उसूल है, खून का बदला खून। उस रात जो पान सिंह तोमर की मां के साथ हुआ था, उसके बाद उनके सिर पर भी खून सवार हो गया। वो एक सामान्य सिपाही नहीं रह गए थे, वो सूबेदार पान सिंह तोमर बन चुके थे। देखते ही देखते उन्होंने नौजवान लड़कों की एक टीम बनाई। उन्हें ठीक उसी तरह की ट्रेनिंग दी गई जैसे एक आर्मी के जवान की ट्रेनिंग होती है। फिर देखते ही देखते ये समूह इतना खूंखार हो गया कि पूरे बीहड़ के जो बड़े बड़े नामी दस्यु थे, फूलन देवी और मलखान सिंह जैसे डकैत, वो भी कांपने लगे थे। मां की कसम देते ही पान सिंह ने बंदूक उठाई और भाई भतीजों का गैंग बनाकर निकल पड़ा। अगले दिन का सूरज निकलने से पहले अपने दुश्मन बाबू तोमर को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। अगले ही दिन सुबह पान सिंह तोमर के मां की मौत हो गई। इसके बाद पान सिंह पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने बाबू सिंह के भाई जंडेल सिंह को भी मार दिया। कुछ ही दिनों में बाबू तोमर के रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मार दी। इन 4 हत्याओं के बाद पुलिस पान सिंह के पीछे पड़ गई। पुलिस से बचने के लिए पान सिंह अपने भाई भतीजों और परिवार के कुछ लोगों के साथ मिलकर चंबल के बीहड़ की तरफ भाग गया। कैसा रहा होगा पान सिंह तोमर? उसके एनकाउंटर के 44 साल बाद लोग उसको कैसे जानते हैं? इन सवालों के जवाब की तलाश में बींग घुमक्कड़ की टीम उसी रास्ते पर जो पान सिंह की जिंदगी का गवाह है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की तरफ बढ़ते हुए निकल पड़ी थी। सड़कें अच्छी थी, लेकिन जैसे ही हमने भिदौसा गांव का रुख किया, रास्ते अपनी कहानी खुद बयां करने लगे। छोटी छोटी सकरी गलियां, टूटे फूटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हर मोड़ पर ऐसा लगता था मानो ये रास्ते हमें उस दौर में वापस ले जा रहे हैं जब एक फौजी इन्हीं रास्तों पर अपनी फरियाद की फाइल लेकर इंसाफ के लिए भटक रहा होगा। हम इस वक्त भदौसा गांव जा रहे हैं, वो गांव जो पान सिंह तोमर का गांव कहलाता है। अब सोच कर देखिए आप कि हमें गांव जाने के लिए बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई रास्ते तो ऐसे हैं जहां पर कीचड़ है, जहां पर पानी जमा हुआ है। ये इस वक्त ऐसी हालत है तो पान सिंह तोमर के दौर में यानी साल 1970-1965 में इन सड़कों की हालत कैसी रही होगी, अंदाजा लगा कर देखिए। और पान सिंह तोमर को जब थाने जाकर या चौकी जाकर शिकायत लिखवानी पड़ती थी या शिकायत करनी पड़ती होगी, तब कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। ये चंबल है, कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में बगावत बचपन से ही है, और उसी चंबल के नब्ज को टटोलने के लिए हम जा रहे हैं भदौसा गांव। भिदौसा गांव में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे बेहिसाब खामोशी की चादर में बेइंतहा दर्द बगावत को इस गांव ने अपने भीतर जब्त करके रखा है। हम पान सिंह तोमर के उस घर में भी पहुंचे जहां परिवार बसाने के खूबसूरत सपने बुने गए थे। ये मकान फौज में नौकरी करते हुए पान सिंह तोमर ने ही बनवाई थी। इस घर में 60 के दशक में बनी सीढ़ियां भी हैं और छत भी। एक सपने को बुनने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब सेना में सूबेदार के पद पर पान सिंह तोमर पहुंचे तो उनके पास एक अच्छी खासी जिंदगी थी। उनकी पत्नी इंदिरा और उनके 2 बेटे थे, इसी घर में रहते थे। जब आप इस घर को देखेंगे तो बड़ी उम्मीदों के साथ इसे 60 के दशक में बनाया गया, और कहते हैं कि ये पान सिंह तोमर के हाथों से बनाया गया घर है। इसकी एक एक ईंट आज भी पान सिंह तोमर की कहानियों की गवाही देती है।
यही हमारी मुलाकात हुई पान सिंह तोमर के भतीजे से। जब हमने उनसे उनके चाचा के बारे में बातें शुरू की तो उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी तैर गई, ऐसी नमी जिसमें गुस्सा भी था, दर्द भी और अपने चाचा के लिए फक्र भी था। उनकी आवाज भर्रा गई। वो कहते हैं, साहब बहुत बुरा लगता है जब दुनिया हमारे चाचा को डकैत कहती है। वो डकैत नहीं थे, वो एक फौजी थे, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट थे। उन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के नाम कर दी, लेकिन जब उन्हें सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो इसी सिस्टम ने उनकी तरफ से आंखें फेर ली। आपस में परिवार में ही हैगा ये झगड़ा, खेती के कारण खेत बेच दो बड़े भाई ने, तो ये बिन्ने वापस नहीं करो और जिनने छोड़ो नहीं, तो बच्चे के ऊपर झगड़ा हुआ खेत के ऊपर। हाँ कुछ बहु परिवार की हम आओ वहाँ रतिकापुरा ये वहाँ में तहसील में है, जिला भेंटा में चवाना का पुरा है, तो चमारन ने घटिया ही कर दी उन्हीं के संग में। क्या कर दिया था? मुखबरी देता ही, पहले ही लगाई था पुलिस, और जहर फेरे में भोजन में लाई था, तो वो मैंने खाओ तो मैंने नजर नहीं काम दई, तो फिर बलवंत देता ही ऐसा अल्लाह कि तुम पे कड़ो पड़े तो खड़े हो, हम तो बिल्कुल लगाता वो भी नहीं मारता ये, तू धोखो करूँ तेने चमार, और फिर पुलिस ने आए के भी मारता ये। पुलिस लगी बहुत, मुरैना भिंड गवा दी, 4-5 जिला की पुलिस थी। आप उस समय कहाँ थे? वो तो अपनी मकान पे गांव में। तो कैसे उनको पुलिस ने घेरा था, क्या क्या हुआ था उस समय? कहा रात को चारों तरफ से घेरा लग गया, और जब बंदूक घर में चढ़ गए भी मारिए बिन्ने, सोई बात पुलिस ने आए के भी मारता ये, भी तो गिरफ्तारी है बे उसे। ये सब तो उनको डकैत कहते हैं। अब डकैत का अब जंगल में कड़ी गई तो अब डकैत कह लियो चाहे कचू कह लियो, नहीं डकैत तो चीजें ही अलग होता है, तो डकैत ही डालते हैं, लूटा मारी करते हैं। ये कितनी 2 साल 2.5 साल का रही सो मारी गई। यहीं पान सिंह तोमर के दरवाजे के अहाते से घूंघट में झांककर उनकी बहू सारी बातें सुन रही थी। उनसे भी रहा नहीं गया। कई बार तो उन्होंने हमें टोक दिया, कहने लगी बाबूजी को डकैत क्यों बोलते हो। पान सिंह तोमर के भतीजे और बहू ने हमसे खूब बातें की, अपना घर भी दिखाया। बातों बातों में उस आखिरी रात की कहानी भी सामने आ गई, जिस रात को अपने ही हाथों से बनाए इस घर को छोड़कर चंबल के बीहड़ को अपना स्थायी ठिकाना बनाने के लिए पाना निकल पड़ा था। नहीं, डकैत नहीं थे वो तो, अब मतलब झगड़ा हुआ इस वजह से उनको सुनाई नहीं हुई तो बेहड़ कूदना पड़ा। तो चाहे आप डकैत कहें सब लोग, चाहे कुछ भी कहें। आप क्या मानती हो? मैं तो डकैत मानती, मैं तो घर के हैं, मेरे चाचा थे, हम क्यों डकैत कहेंगे। और ना डकैत थे, अच्छे थे, खूब लंबे चौड़े थे, सही थे, गांव वालों के लिए भी सही थे। और फिर जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जब वो चाहे खराब हो गए या डकैत हो गए, जब उनको बाहर निकलना पड़ा बेबसी में। अभी ये जो मकान है, ये मकान किसका है? उनका घर कौन सा है? यही है, उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ है। काफी दिन तक पड़ा रहा ऐसे, फिर मतलब वो आने लगी चाची, तो यहाँ चाची आती मेरे साथ में रहती, फिर मुझे ही दे दिया कि चलो तुम ही ले लो, इसी में रहो, हम आएंगे तो हम रहेंगे, साफ सफाई होती रहेगी। आज 8-10 साल हो गई होंगी जब से ज्यादा सीरियस हो गई, बूढ़ी हो गई, तब से नहीं आई। नहीं, खूब 1-1 महीने रहती थी, सबके यहाँ बैठती उठती आती जाती, खेती वगैरह सब अपना पैसा ऐसा ले जाती थी खेती। बात करते करते उनकी आंखें छलक आई। उन्होंने बताया कि पान सिंह तोमर को अपने ही हक के लिए एक थाने से दूसरे थाने, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर दौड़ाया गया। हम उस थाने भी गए। आज वहां बहुत कुछ बदल गया है। तो आज आप लोगों की फाइल में पान सिंह तोमर का परिचय किस रूप में लिखा जाता है? वो एक ऐसा आदमी जो धावक था, बाधा दौड़ का चैंपियन था, साथ साथ मेडल ला चुका था, या वो आदमी जो दस्यु बन चुका था? नहीं, जब तक जो व्यक्ति जिस जीवन को जीता है, जब तक वो मेडल लाए, नेशनल हीरो थे, तो हमारा सबका सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, तो वो हीरो थे। उसके बाद वो यहाँ आए, एक तो
उस समय जो भी परिस्थितियां रहीं, जो राजस्व की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये सिस्टम बना, लेकिन उन्होंने एक कानून को हाथ में लिया। समाज कानून के हिसाब से चलता है और कानून के दृष्टि से वो बागी थे और उसी पे चार्ज हुआ और उसी पे उनका एनकाउंटर भी हुआ। तो जो लास्ट में जिन्होंने जो जीवन पद्धति अपनाई, तो पुलिस तो उसी आधार पर जानती है। जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब उस इंसान ने वो रास्ता चुना जिसे चंबल की नियति माना जाता है। उसने बंदूक उठा ली। पान सिंह बागी हो गया, लेकिन ये बंदूक सिर्फ अपने हक के लिए नहीं उठी थी। ये उस सिस्टम पर एक तमाचा थी जिसने एक नेशनल हीरो को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। पान सिंह ने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा। चंबल की घाटियों में उसके नाम का खौफ फैल गया। लोग उससे डरने लगे। जो कल तक देश का हीरो था, वो सरकार की नजरों में खूंखार डाकू बन चुका था, जिसके सिर पर इनाम घोषित कर दिया गया था। एक तो क्या है कि इस क्षेत्र में ज़मीनी विवाद होना आम बात है। यहाँ ज़मीनी विवाद सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस समय भी ज़मीनी विवाद ज़्यादा होते होंगे, तो इतना सीरियसली नहीं लिया होगा कि कोई एक लड़ाई इतने बड़े मोड़ पे पहुँच सकती है। उस हिसाब से उन्होंने डील किया और जो कागज़ों में जो था, रेवेन्यू ने थोड़ा कम सहयोग किया। पुलिस के हाथ में एक्चुअली ज़मीनी विवाद ज़्यादा होते नहीं हैं। ज़मीनी विवादों के मामले में उतने सीमित अधिकार रहते हैं। तो रेवेन्यू का उस समय रेवेन्यू का जो दृश्य रहा होगा, जो रेवेन्यू वालों ने देरी या वो की, उस हिसाब से ही हुआ होगा जो हुआ है। विवादित तो नहीं, जो उस समय से जो झगड़ा हुआ उसी समय विवादित हुई थी। उस समय भी ऑन डॉक्यूमेंट्स जो दूसरी पार्टी थी उनके पास चली गई थी। तो आज भी ऐसा कहा जाता है, आज भी वो ज़मीन उन्हीं के पास है। इसी गांव में पान सिंह ने एक मंदिर बनवाया है, मां मनसा देवी का मंदिर। हम उस मंदिर भी पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात मंदिर के मुख्य पुजारी से हुई। उनकी बातों ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। हमने उनसे सीधा पूछ ही डाला कि चंबल के खूंखार डाकू ने मंदिर कैसे बनवा दिया। फिर उनका जवाब हैरान करने वाला था। हर आदमी के, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, और सूबेदार को जो प्रोजेक्ट किया गया ना, जो चंबल का एरिया है, इस चंबल के एरिया का जो पानी है वो एग्रेसिव है, पैलेटिव नहीं है, वो एग्रेसिव है। और यहाँ लगभग जो मानसिकता है वो ये है कि या तो मैं आर्मी में जाऊँ या फिर डॉकेट बनूँ। ये कैसा एक यहाँ का एक माइंड सेट है। यहाँ पे अभी रोड तो अभी बनी है, उस समय पूरा ये बहीहर था। लोग स्कूल भी बहुत दूर हुआ करते थे, बाजार के लिए भी बड़ा मुश्किलात होती थी। ऐसी मुश्किलात में एक बंदा अपने जुनून को लेकर के कि मुझे बहुत अच्छा दौड़ने वाला बनना है, वो यहाँ पर दौड़ा। उसने यहाँ प्रैक्टिस करी बचपन से, और परमात्मा की कृपा से उनको मिलिट्री में मिल गया दाखिला। और फिर उस आदमी ने अपने जुनून को इस हद पे ले गया कि भारत के झंडे को उसने फहरा दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, जब एशियाड में उन्होंने पदक जीते। लेकिन चूँकि पानी का इफेक्ट, दूसरा एक डेस्टिनी का इफेक्ट, इसने मिलकर के उस व्यक्ति को एक ऐसे रास्ते में ले गए जो उनका डार्क रूप है। चंबल में जितने भी बागी हुए वो सब शक्ति की पूजा करते हैं, किसी न किसी देवी को मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उन्हें दैवीय शक्ति की जरूरत पड़ेगी। पान सिंह तोमर जब घर छोड़कर भागा तो पुजारी की उम्र करीब 14 साल थी। हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर पान सिंह दस्यु नहीं था तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने क्यों कसम खाई थी कि जब तक पान सिंह मारा नहीं जाता तब तक वो दिवाली के दिए नहीं जलाएंगे। जवाब फिर से हैरान करने वाला ही आया। मैं क्या कह रहा हूँ, हत्याएं की, रॉबिन हुड ने भी हत्याएं की थी। लेकिन रॉबिन हुड को हम जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको एक ऐसा धर्मात्मा करते हैं, धर्मात्मा डाकू था वो गरीबों अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था। फिर यहाँ पे जो भी डाकू होता है, एक परंपरा है पूरे चंबल की। यहाँ पे हजारों डाकू हुए हैं और एक से बेहतरीन डाकू हुए। उनकी जो आराध्य देवी होती हैं वो शक्ति होती है, और उनका ये विचार रहता है कि चूंकि मैं डाकू बन गया हूँ तो मुझे एक आराध्य देवी का स्थापना करवाना। पुजारी की बातों ने हमारे मन में बसी पान सिंह छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
लेकिन अभी कहानी का दूसरा पहलू आना बाकी था। जंडेल सिंह और बाबू सिंह का परिवार कहाँ है? पान सिंह तोमर और जंडेल सिंह तोमर के परिवार की दुश्मनी का अंत हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो कैसे हुआ? हमने हिम्मत करके उस दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश की। हमें हैरानी तब हुई जब आज की युवा पीढ़ी ने हमसे बात की। उन्होंने जो कहा वो आज के समाज के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा जो हुआ वो पुरानी बात है, हमारे बड़ों के बीच दुश्मनी थी, हम उस दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लड़ाई हुई थी जमीनी विवाद को लेकर, लेकिन अब सामान्यजनक है स्थिति। आज की जो स्थिति है वो सामान्यजनक है। आज कोई ऐसा विवाद नहीं है, सब लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से आप तो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, आप बताइए कि आप पान सिंह तोमर को हीरो मानते हैं या विलन मानते हैं? नहीं, बढ़िया, ये हीरो है, कोई दिक्कत नहीं। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मेडल्स लाए, तो हीरो ही माने जाएंगे, और क्या है। आपको वो पुरानी घटना याद नहीं आती? नहीं। ये शब्द सुनकर लगा कि चंबल की फिजा बदल रही है। जिस जमीन के टुकड़े के लिए कभी बंदूकें उठी थी, आज उसी जमीन पर नई पीढ़ी अमन और भाईचारे की फसल उगाना चाहती है। लेकिन जैसे दुश्मनी का अंत हुआ, वैसे ही पाना का अंत सुखद नहीं था। मरते हुए वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता रहा। पान सिंह तोमर की दहशत का आलम ऐसा था कि उस वक्त सरकार को एक नियम पास करना पड़ा कि जब भी किसी गैंग की खबर मिले या किसी दस्यु की खबर मिले, तो दस्यु के गैंग में जितने लोग हों उससे 10 गुना ज्यादा पुलिस के जवान लेकर उसको घेरने या उसका एनकाउंटर करने जाना है। पुलिस को खबर मिली, अक्टूबर 1981 का महीना चल रहा था, और अचानक पुलिस को खबर मिली कि 18 की तादाद में पान सिंह तोमर एक गांव में छिपा हुआ है। लेकिन पुलिस के पास उस वक्त इतनी फौज नहीं थी। कुल मिलाकर अलग अलग थानों को जुटाया गया तो 118 जवान हुए। तत्कालीन एसपी और डीएसपी ने 118 जवान लेकर पान सिंह तोमर को घेर लिया। 9 घंटे तक गोलियां चलती रही। पूरी रात उस पूरे इलाके और गांव के लोग गोलियों की आवाज से सो नहीं पाए। कहा जाता है कि उस रात पान सिंह तोमर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एक और बात बताई जाती है कि मरने से पहले पान सिंह तोमर ने पानी मांगा। उनके भतीजे उनके आसपास मौजूद थे, लेकिन उनके भतीजे ने जवाब दिया कि चाचा, पुलिस गोलियां चला रही है, मैं आप तक पानी लेकर नहीं आ सकता। फिर उन्होंने एक आवाज लगाई कि 118 पुलिस के जवानों के बीच में कोई अगर ठाकुर या राजपूत जवान है तो वो एक मरते हुए इंसान को पानी पिला दे। कहा जाता है कि एक पुलिस का जवान पानी लेकर आगे बढ़ा भी, लेकिन डीएसपी ने मना कर दिया, और इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ पान सिंह तोमर का। भिदौसा से लौटते हुए हमारे मन में कई सवाल थे जो हमने शुरू में उठाए थे। कौन था पान सिंह तोमर? एक नेशनल चैंपियन एथलीट, एक अनुशासित फौजी, एक मजबूर बागी या एक खूंखार दस्यु? ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जो अपने ही नायकों को गुमनामी और बगावत के अंधेरे में धकेल देता है। पान सिंह की बंदूक से निकली गोली की आवाज तो सबने सुनी, लेकिन इंसाफ के लिए तड़पती उसकी आत्मा की चीख किसी ने नहीं सुनी। दुनिया की किताब में पान सिंह तोमर चाहे जिस रूप और स्वरूप में जिंदा हो, लेकिन उसके अपने गांव के लोग उसे एक हीरो मानते हैं। लेकिन याद रखिए, हीरो कभी खून से नहीं खेलते और लोगों का मर्डर नहीं करते। हम अब आपसे ही एक सवाल पूछना चाहते हैं, कौन था पान सिंह तोमर? एक सैनिक, तिरंगे को शान से लहराने और देश के सीने पर मेडल की बौछार करने वाला एथलीट, या एक डाकू?